आज हम लोग विज्ञान के बारे में जानेंगे। ये जो सब्जेक्ट है विज्ञान साइंस, आपके रेलवे एग्ज़ाम ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी दोनों एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। विज्ञान साइंस और इसमें हम लोग कवर करेंगे भौतिकी, फिजिक्स। आगे बढ़ाने से पहले आपको हम रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का कुछ सिलेबस बता दें कि आखिर उसमें कहाँ कितना क्वेश्चंस भौतिकी से पूछे जाएंगे। अगर हम लोग रेलवे एनटीपीसी का बात करें, एनटीपीसी तो इसमें आपका मैथ, रीजनिंग, मैथ 30 मार्क्स, रीजनिंग 30 मार्क्स पूछा जाएगा। तो 30 और 30 हो गए 60। बाकी जो 40 मार्क्स बच रहे हैं वो आपका क्लियर नहीं किया हुआ है कि वो 40 मार्क्स किस किस सब्जेक्ट को मिला करके होंगे। वो सीधे लिखा है जीके, जीएस और टोटल है आपका 40 मार्क्स। इस 40 मार्क्स में बहुत चीज़ें हैं। आपका हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, इन्वायरमेंटल साइंस हो गया और एक मेजर पोर्शन हो जाता है जनरल साइंस। इस जनरल साइंस को भी 3 भाग, इसमें आपका आ गया बायोलॉजी, केमिस्ट्री और तीसरा फिजिक्स। तो यहाँ जो ये तीनों पोर्शन देख रहे हैं, ये भी आपके लगभग 20 से 22 क्वेश्चन होंगे, जिसमें कि फिजिक्स अकेले आपका 8 से 9 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ जाएंगे। तो ये हम लोगों को कवर करना है। आप ये मत देखिए कि इसमें सिर्फ 8 से 9 मार्क्स आएंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए 0.1 मार्क्स भी बहुत मायने रखता है। तो ये एनटीपीसी का सिलेबस। अगर ग्रुप डी का सिलेबस की बात करें, इसका एग्ज़ाम होगा तो उसमें आपको टाइम मिलेगा 90 मिनट्स। और अगर ग्रुप डी का बात करें, मैथ 25 मार्क्स, रीजनिंग 25 मार्क्स, जीके हिस्ट्री, पॉलिटी, जनरल हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस, ये सब मिलाकर के 25 मार्क्स। और इसमें क्लियर करके लिखा हुआ है कि जो जीएस रहेगा, साइंस पोर्शन, जनरल साइंस पोर्शन, वो आपका 25 मार्क्स का रहेगा। और ये 25 मार्क्स, इसमें 3 सब्जेक्ट, इसमें फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री। तो यहाँ से आपको फिर से 10-12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग एनटीपीसी में इतना मार्क्स और ग्रुप डी में इतना मार्क्स कवर करेंगे। ये है ग्रुप डी का सिलेबस और एनटीपीसी का सिलेबस। तो आगे चलते हुए हम लोग फिजिक्स के बारे में देखते हैं कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। आखिर विज्ञान है क्या? अगर हम लोग विज्ञान की बात करें तो विज्ञान है क्या? विज्ञान के बारे में अगर बात करें तो कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, किसी भी चीज़ के बारे में अगर हम क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह चीज़ आपका साइंस कहलाता है। तो विज्ञान का जो डेफिनेशन हो गया, किसी वस्तु के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान
प्राप्त करना विज्ञान कहलाता है। और ये जो विज्ञान शब्द है, साइंस जो बना है वो साइंटिया शब्द से बना है, और इस साइंटिया शब्द का अर्थ होता है नॉलेज। अर्थ क्या होता है? नॉलेज। नॉलेज का मतलब ज्ञान। अगर हम लोग बहुत पुराने समय की बात करें, 1000 ईस्वी पूर्व की बात करें, तो पहले जैसे कि आज आपको फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री अलग अलग पोर्शन दिखता, पहले ऐसा नहीं था। वो सब एक ही सब्जेक्ट पढ़ते थे और वो होता था नेचुरल साइंस। इस वजह से आप लोग अक्सर ये देखे होंगे कि कुछ साइंटिस्ट का अगर बायोलॉजी में मतलब कि जीव विज्ञान में उनका योगदान है, तो उनका आप देखिएगा कि भौतिकी विज्ञान में भी योगदान है। अगर किन्हीं का भौतिकी विज्ञान में योगदान है तो उनका देखिएगा कि रसायन शास्त्र में भी योगदान है। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पहले जो होता था एक ही सब्जेक्ट पढ़ा जाता था और वो होता था प्रकृति विज्ञान, नेचुरल साइंस। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया, जैसे जैसे लोग ज्ञान अर्जित करते गए, लोगों को चीज़ें सीखने में कॉम्प्लिकेटेड होते गया, मतलब कि क्या हो जटिल होता गया, तो लोगों ने सोचा कि क्यों न इसे बांट दिया जाए। तो उसके बाद धीरे धीरे ये फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री में बट गया। चलिए आगे है तो हम लोग, आप लोग देखा है कि हम लोग इस साइंस वाले पोर्शन में हम लोग भौतिकी कवर करेंगे। फिजिक्स पहले हम लोग सिलेबस देखें कि हमें पढ़ना क्या क्या है। सिलेबस, कोई भी घर का निर्माण जब होता है तो पहले दीवार नहीं खड़ा किया जाता है, उसको उससे पहले क्या किया जाता है, ज़मीन में उसका नींव तैयार किया जाता है, जिसको बोलते हैं पिलर, तब जाकर घर तैयार होता है। इसी वजह से आप जिस सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके बारे में एग्ज़ाम देने से पहले उसका सिलेबस देख लेना ज़रूरी है कि आखिर हमको पूछा क्या जाएगा एग्ज़ाम में। अगर हम नहीं जानेंगे कि हमसे पूछा क्या जाएगा तो तैयारी करेंगे किसका, इसीलिए सिलेबस को जानना ज़रूरी है। तो इसमें जो पूछा जाएगा जो जो टॉपिक से, देखिए हमें 11 12 कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। इसमें आप लोग अब तक ले जितना तक 4th क्लास से लेकर के 10th क्लास तक जितना पढ़े हैं उसको पूरा कवर करना है, अप टू 5 क्लास से लेकर के 10 क्लास तक। और कुछ कुछ टॉपिक जो है 11 12 के भी हैं जो कि आपसे पूछे जाएंगे। और ध्यान रहे, हमें यहाँ पे महारत नहीं हासिल करना है, हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो मेन टॉपिक है उसको कवर करना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इकाई व बीमा, यूनिट एंड डायमेंशन। ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये आपका ऑलराउंडर टॉपिक है। ऑलराउंडर मतलब ये हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक में ये काम देगा, इकाई और बीमा। और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आपका फिक्स है, आना ही आना है। इकाई और बीमा से 1-2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ये पूछा ही जाता है, चाहे आप रेलवे का दे, ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी का दे, या फिर आप सीजीएल एसएससी का दे, आपसे इकाई एवं बीमा से 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है। या तो आपसे बीमा पूछ ले, या तो आपसे उसका यूनिट पूछ ले किसी भौतिक राशि का, जैसे बल का SI मात्रा क्या होता है, या फिर आपसे ये पूछ ले कि वह जो राशि जो दिया गया है उस सदिश राशि है या अदिश राशि है, तो ये आपसे पूछा जाएगा। तो ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे जितना टॉपिक वो तो सब इम्पोर्टेंट ही हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट में भी एक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो वो यही है। उसके बाद हम लोग गति से स्टार्ट करेंगे, मोशन। मोशन में हम लोग पढ़ेंगे दूरी के बारे में, चाल के बारे में, और पढ़ेंगे वेग, विस्थापन, त्वरण। ये सब जो होगा हमारा बेसिक होगा,
ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे, त्वरण, वेलोसिटी और वेग, विस्थापन, ये आपको काम देगा न्यूटन के नियम को समझने में, और वहाँ पर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएंगे उसको सॉल्व करने में यहाँ जो गति का जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो आपको मदद करेगा। और ये भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर में आता है गति। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गति के सूत्र, इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको आप लॉ ऑफ मोशन ना समझे, ये गति के सूत्र है। गति के सूत्र और गति के नियम ये दोनों अलग अलग है। गति के सूत्र में आपका आ जाता है v बराबर u प्लस AT, अंतिम चाल, प्रारंभिक चाल, a से त्वरण और t से टाइम, ये। उसके बाद v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल्स डेफिनेटली पूछे जाएंगे। और एक होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये सब के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे कि v क्या है, u क्या है, ये सब हम लोग सारा डिटेल में कवर करेंगे, गति के सूत्र। उसके बाद गति के नियम, ये है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से आपको पूछा जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी के केंद्र पर है तो भार कितना होगा, या फिर अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी की सतह से ऊपर जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ेगा घटेगा, या फिर उसका भार बढ़ेगा घटेगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्क पावर एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण के बाद हम लोग कवर करेंगे कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। वर्क पावर एनर्जी, आगे पीछे लिखा उससे कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना तो सिलसिलेवार ढंग से ही है। वर्क पावर एंड एनर्जी, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे कार्य किसे कहते हैं, आखिर जो जिस हिसाब से हम लोग कार्य करते हैं, क्या साइंस की भाषा में भी कार्य का डेफिनेशन वैसा ही है या अलग है, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स बनते हैं, यहाँ से भी न्यूमेरिकल्स बन पूछे जाते हैं, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में, लाइट। इकाई एवं विभाग के बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो है प्रकाश। यहाँ से आपसे न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 से 3 यहाँ से भी पूछे जाते हैं। बात वही हमने बार बार कहा कि चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस इम्पोर्टेंट चैप्टर में से भी कुछ है जो अति महत्वपूर्ण एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। प्रकाश के बाद ध्वनि, साउंड, ये दोनों हम लोग एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि तरंग का जो गुण होता है वो यहाँ भी यूज हो जाता है, तरंग का गुण यहाँ भी यूज हो जाता है, तो ये दोनों को एक साथ पढ़ना सहूलियत होगा। उसके बाद विद्युत धारा, करंट, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी बहुत पूछे जाते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेट या मैग्नेटिक फील्ड। चुंबक के बारे में तो हम लोग पूरा डिटेल से पढ़ेंगे कि उसका क्या क्या गुण होता है। समान ध्रुव होगा तो वहाँ पे आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। चुंबक का जो रेखा होता है वह चुंबकीय रेखा बंद परिपथ में होता है कि खुला परिपथ में होता है, मतलब उसके लाइंस जो होते हैं उसके बंद लाइन होता है कि खुला लाइन होता है, वो सब तो हम लोग पूरा डिटेल पढ़ेंगे।
ये चुंबकीय क्षेत्र जो है ये आपको पूरा डिटेल नहीं पढ़ना, फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। हाँ, इस सब का हम लोग ये सदिश राशि है, अदिश राशि है, या फिर इसका जो ऐसा यूनिट होता है, इकाई होता है, वो क्या होता है, बीमा क्या होता है, वो सब हम लोग इसको देखेंगे। उसके बाद विद्युतीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक जिस तरह से चुंबकीय क्षेत्र का लाइन होता है, विद्युतीय क्षेत्र का भी लाइन होता है। फिर हम लोग इसमें भी देखेंगे कि ये जो ओपन लाइन है, क्लोज लाइन है, उस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और इसका इकाई और बीमा देखेंगे। उसके बाद वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दाब में जो नियम लगेगा, जो गैस में जो नियम लगता है, वही नियम वायुमंडलीय दाब में भी लगेगा। यहाँ पर हम लोग ठोस के लिए भी दाब पढ़ते हैं। उसके बाद प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता, ये आपका 11th चैप्टर, 11th क्लास में ये मिलता है चैप्टर। अगर हम प्रत्यास्थता के थोड़ा सा बारे में बात करें तो जैसे कि स्प्रिंग हो गया, अगर स्प्रिंग को कुछ खींचा जाए और उसको छोड़ दिया जाए तो वो स्प्रिंग क्या होता है, अपना पुराना अवस्था में वापस आ जाता है। तो वापस अपना इस प्रत्यास्थता प्रकृति के कारण ही आता है। पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। श्यानता, विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। और अगर बात करें तो बर्नौली थ्योरम, बर्नौली थ्योरम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन का दुगो बनते हैं। तो ये हम लोग का सिलेबस है, इतना सिलेबस हम लोग को कवर करना है। तो आइए देखिए हम लोग पहले इकाई एवं बीमा। सिलेबस अगर फिर से देखें तो इकाई बीमा, गति, मोशन, गति के सूत्र v बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, इस बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। उसके बाद गति के नियम, गति के 3 नियम होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के बाद कार्य ऊर्जा शक्ति, और उसके बाद प्रकाश, ध्वनि, विद्युत धारा, चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र। इसमें हम लोग मैक्सवेल, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम चुंबकीय क्षेत्र में। और साथ में जानेंगे कि ये जो चुंबकीय, ये जो फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम और बाम हस्त नियम जो होता है वह ये विद्युत मोटर में कौन लगता है और विद्युत जनरेटर में कौन सा नियम लगता है, और परमानेंट मैग्नेट कैसे बनाया जाता है, टेम्पोररी मैग्नेट कैसे बनाया जाता है। और विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र एक जो चार्ज होता है, उस चार्ज का क्या क्या बिहेवियर है उसके बारे में पढ़ेंगे। चार्ज, जब एक चार्ज स्थिर चार्ज को रख दिया जाए तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलते हैं, जिसको विद्युतीय क्षेत्र कहते हैं। वायुमंडलीय दाब, प्रत्यास्थता, पृष्ठ तनाव, श्यानता और बर्नौली थ्योरम। और साइंस जो है वो साइंटिया सबसे बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, नॉलेज। अगर हम लोग भौतिकी का डेफिनेशन, भौतिकी की परिभाषा की बात करें तब उसका क्या होगा, भौतिकी, फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है, यह जो है वह विज्ञान की एक शाखा है, भौतिकी विज्ञान की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम अपने दैनिक जीवन में होने वाली क्रियाओं के साथ साथ प्राकृतिक घटनाएं, जैसे चंद्र ग्रहण होना, सूर्य ग्रहण होना के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान अर्जित करते हैं। तो उस शाखा को कहते हैं भौतिकी।
अब भौतिकी में भी आता है कि भौतिक राशि आखिर है कौन। कौन है फिजिकल क्वांटिटी? क्या बुखार भी फिजिकल क्वांटिटी है? क्या दौड़ना भी फिजिकल क्वांटिटी है? ठीक है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे आखिर इसको डेफिनेशन क्या, परिभाषा क्या है भौतिक राशि का। तो देखिए, वैसी राशियां जिनको व्यक्त का मतलब एक्सप्रेस, वैसी राशियां मतलब वैसे क्वांटिटी जिनको व्यक्त करने के लिए यानी एक्सप्रेस करने के लिए, दिखाने के लिए परिमाण, मैग्नीट्यूड। हम यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले का भी ध्यान रखते हुए और इंग्लिश मीडियम वाले का भी स्टूडेंट का भी ध्यान रखते हुए हम लोग जहाँ पे वर्ड जो हिंदी में टिपिकल वर्ड है उनका हमने इंग्लिश भी लिख दिया है ताकि दोनों स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। तो वैसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए यानी एक्सप्रेस करने के लिए परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड एवं इकाई मतलब यूनिट क्या आवश्यकता होती है कि आवश्यकता होती है, उसे भौतिक राशि कहते हैं। क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करें कि ये मैग्नीट्यूड क्या है, इकाई क्या है। जैसे देखिए, जैसे कि अगर हम कोई भौतिक राशि का नाम ले तो फोर्स यानी कि बल। अगर हमको बल को दिखाना है, बताना है कि बल है, तो हमको बोलना पड़ेगा 5 न्यूटन। 5 न्यूटन बोलेंगे तब पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, बल के बारे में बोला जा रहा है। तो देखिए, हमने बल को दिखाने के लिए क्या क्या यूज किया है, परिमाण यूज किया है। इसमें 5 क्या है, परिमाण है। मैग्नीट्यूड का ये काम कर रहा है। और ये जो न्यूटन है ये कहाँ से आया है, तो ये है इसका इकाई, इसी की बात किया जा रहा था, यही है यूनिट। ये है आपका भौतिक राशि बल, और इसको दिखाने के लिए आपको 5 न्यूटन बोलना ही पड़ेगा। हम ये बताएंगे आपको कि ये न्यूटन कहाँ से आया आगे के चैप्टर में। तो इसमें जो 5 लिखा जा रहा है वो आपका परिणाम है, मैग्नीट्यूड है, और जो न्यूटन बोला जा रहा है क्या है, इकाई है। बगैर यूनिट के और बगैर मैग्नीट्यूड के कोई भी भौतिक राशि नहीं होगा। अगर उसका ऐसा ही मात्रक है, उसका मैग्नीट्यूड है, तभी वह भौतिक राशि है। जैसे कि अगर हम बुखार की बात करें तो हम क्या कहते हैं, 3 डिग्री सेल्सियस, ये उसको हम लोग बोलते हैं कि 96 डिग्री सेल्सियस बुखार है या 103 डिग्री सेल्सियस बुखार है। तो आप बुखार है, लेकिन आपको इसको डिनोट करने के लिए आपने क्या यूज किया है, 103 डिग्री सेल्सियस आपने बोला है। आपने डायरेक्ट नहीं कहा कि उसको 103 बुखार है, आपने क्या लिखा है, 103 डिग्री सेल्सियस बुखार है। तो आपने बुखार को मापने के लिए किसका यूज किया है, सेल्सियस का यूज किया है। तो आपका बुखार भौतिक राशि नहीं है, ये सेल्सियस, ये है भौतिक राशि। और ये क्या है, तापमान का मात्रक है ना। और अगर कुछ अलग उदाहरण की बात करें, देखिए और भी एग्जांपल अगर ले लिया जाए तो जैसे कि कार्य, वर्क। अगर वर्क को दिखाना है तो आपको बोलना पड़ेगा, उसका यूनिट बोलना पड़ेगा। या फिर मान लिया हम लोग बोले 120 जूल, तो यहाँ पर देखिए ये जो है आपका इकाई, ये जो है आपका परिमाण है, मैग्नीट्यूड, और दूसरा है इसके साथ जो ये दिख रहा है वो आपका इकाई है, यूनिट है। और अगर बात करें जैसे कि वेलोसिटी, वेग, तो आपको यहाँ पे
नंबर चाहिए 5 मीटर पर सेकंड। तो ये भी उसका क्या है, परिणाम है। 5 क्या है, परिणाम है इसका, परिमाण। और ये क्या है, इसका इकाई। कभी कभी आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, जैसे कि आगे आपके पास चाल और इसमें लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड। चाल मीटर पर सेकंड, चाल स्पीड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसमें सिर्फ मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है, इसका तो कोई है ही नहीं न्यूमेरिकल्स वैल्यू, परिमाण तो है ही नहीं है। तो वैसे बात नहीं है, आप इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 गुने मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। तो देखिए आपका मिल जाएगा, ये क्या हो गया, परिमाण, और ये क्या हो गया, इकाई। तो एक इसमें क्या था, हिडन था, छुपा हुआ था। इसका मतलब चाल भी क्या है, भौतिक राशि है। अगर इन सारे एग्जाम्पल्स को गौर से अगर आप देखें तो अगर हम इधर जो भौतिक राशि जो लिख रहे हैं, अगर हम उसको कोई वर्ड से अगर डिनोट कर दें, मान लीजिए हम इधर जो लिख रहे हैं उसको डिनोट कर दिया जाए एक्स से। एक्स क्या डिनोट कर रहा है, भौतिक राशि। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक न्यूमेरिकल्स वैल्यू चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, और उस अंक को हम लोग लिख दिए एन से। और उसके बाद हम लोग क्या चाहिए, इकाई चाहिए। तो इकाई को हम लोग डिनोट कर देते हैं यू से। मतलब ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला के तौर पर हो गया किसी भी भौतिक राशि को डिनोट करने का। अगर हम इसको नोट कर ले कि x क्या है, तो x जो होगा वह कोई भी भौतिक राशि होगा। x क्या होगा, भौतिक राशि। और यहाँ पे n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा आपका परिमाण। जैसे 3, 4, 5, 6, माइनस में भी चलेगा, बल थोड़ी जो हमेशा पॉजिटिव ही आता है, -5 न्यूटन भी होता है। तो यहाँ पर ऑल नंबर्स आ सकते हैं। n क्या हो गया, परिमाण, मैग्नीट्यूड। और u क्या है, u जो हम लोग बार लास्ट में लिखते थे, ये देखिए, मतलब u जो होगा वो इकाई होगा। तो ये तरीका हो गया किसी भी भौतिक राशि को डिनोट करने का। भौतिक राशि बराबर उसका परिमाण गुने उसका इकाई। ये तरीका हो गया भौतिक राशि को व्यक्त करने का। तो ये हमने देखा कि भौतिक राशि कहते किसको है, उसको व्यक्त कैसे किया जाता है, कैसे पहचानेंगे कि हाँ वो भौतिक राशि है या नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें केवल प्रकाश के बारे में, ये क्या लिखा हुआ है, केवल प्रकाश लिखा हुआ है। तो बताइए प्रकाश भौतिक राशि है या नहीं है। तो इसमें हम लोग थोड़ा अगर सोचें, या फिर आप लोग कमेंट में लिखकर बताएंगे कि प्रकाश जो है वो भौतिक राशि है या नहीं है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में, इसके बारे में इसका जवाब हम लोग नेक्स्ट क्लास में प्राप्त करेंगे। और ध्वनि भी भौतिक राशि है या नहीं है। तो किसी भी चीज़ को मापने के लिए हमें इकाई की क्या आवश्यकता होती है, और ये इकाई आया कहाँ से, क्या इकाई के बगैर हमारा काम नहीं हो सकता था। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो ये बताते हैं कि हाँ इकाई सच में बहुत आवश्यक है। अगर हम लोग कुछ इतिहास में चले, कुछ समय पहले चले, जब ये सब इकाई का इजाद नहीं हुआ था, इकाई का निर्माण नहीं हुआ था, तब आप लोग वस्तु का लेन देन, जैसे कि आपको कुछ वस्तु की जरूरत पड़ गया और मांग करके लाना है किसी से, तो कैसे मांग कर लाते थे। तो अगर हम लोग कुछ पुराने समय में जाएं तो देखिएगा वहाँ पर कि कोई व्यक्ति, किसी के पास अगर चावल है और किसी व्यक्ति को चाहिए दूध, तो क्या करता था, उसको चावल दे देता था और उससे दूध ले लेता था। तो वहाँ पर क्या होता था, वस्तु का एक्सचेंज होता था। पर इस एक्सचेंज में ये जो चावल दिया गया, उसे दूध लिया गया, इसमें हमें कोई इकाई के बारे में जानकारी नहीं मिल पाता है, आखिर किस तरीक़ा से मापा गया। चावल अगर मान लीजिए 2 kg दिया गया था, तो क्या दूध भी उसको 2 kg मिला। क्या चावल उसको 250 ग्राम दिया गया, तो क्या उसको दूध भी 250 ग्राम ही मिला, या फिर क्या जो चावल का मूल्य था वही दूध का मूल्य था। तो ये बहुत सारे क्या है वहाँ पे डाउट है। लेकिन फिर भी उस समय में ज़्यादा इकाई के बारे में इस तरह से आगे जितना आज हम लोग जानते हैं उस सब के बारे में ज्ञान नहीं था। तो उस हिसाब से उन लोगों का जो आदान प्रदान था वो ठीक था। और आज भी हम लोग अगर कुछ बहुत सारे ऐसी इकाइयाँ देखें कि जो अप्रचलित है,
जैसे कि खेत वगैरह में मिट्टी अगर कटवाया जाता है तो देखते होंगे कि वो मिट्टी काटते काटते क्या करता है, जो श्रमिक मिट्टी काट रहा होता है वो देखते होंगे कि वो कुछ इस तरह से बीच में एक हाइट का टीला छोड़ देता है, जिससे पता चलता है कि हाँ ये कितना ऊंचाई ये कट किया है, और उसी के हिसाब से उसको वेतन मिलता है, उसी के हिसाब से उसका जो मेहनताना हुआ मिट्टी काटने का वो मिलता है। लेकिन अगर सोच के देखिए कि अगर शाम को मिट्टी काट कर गया, एक टीला से छोड़ दिया था, शाम को रात को कोई जानवर आया इसको इतना से तोड़ दिया, तो अब बताइए उसको वेतन कैसे मिलेगा, कैसे उसका श्रमिक जो मेहनत किया उसको कैसे आप पेमेंट करेंगे, भुगतान कैसे किया जाएगा। तो ये सब क्या है, इस तरह से छोड़ देना, ये सब क्या है, अमानक इकाई है, ये सब मापने की क्या है, अमानक इकाई है, अमानक इकाई, नॉन स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट। उसी तरह से अगर हम और भी बात करें तो अगर हमें क्रिकेट खेल, कभी कभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं तो आपको पता होगा क्रिकेट का जो पिच का लंबाई होता है वो 22 गज का होता है। लेकिन जब हम क्रिकेट खेलने मैदान में जाते हैं तो ना तो हमको इंची टेप लेकर के जाते हैं कि हमको 22 गज मापना है और उसके हिसाब से क्रिकेट खेलना है। हम लोग वहाँ पे जाते हैं और क्या करते हैं, 22 गज नाप करके एक विकेट इधर और एक विकेट इधर लगा देते हैं और हम लोग अपना क्रिकेट शुरू कर देते हैं। पर क्या वो जो 22 गज आप नापे हैं क्या वो एक्यूरेट नापे हैं? तो पता चलेगा कि नहीं, वो हमने एक्यूरेट नहीं नापा है। वहाँ पे आप क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति उसमें से 22 गज 22 डेग चल देता है और हम उसको नाप लेते हैं कि हाँ 22 गज हो गया, पर वो आपका एक्यूरेट नहीं है, वो एक एस्टिमेटेड है, अनुमान लगाया हुआ है। तो वहाँ पर जो आप यूज किए हैं कदम, फुट स्पैन, वो आपका क्या है, अमानक इकाई है। कभी कभी आप लंबाई को मापने के लिए रस्सी का भी यूज कर लेते हैं, रॉप, ये भी आपका क्या है, अमानक इकाई है। और तो और कभी कभी आप बीता, कहते हैं ना कि वहाँ पर से जाओगे तो 5 बीता उसका लंबाई है, तो वो हैंड स्पैन, ये सब आपका क्या है, अमानक इकाई है। और अगर इसके बाद अगर दूसरा बात करें जो हम लोग यूज करते हैं वो आपका है मानक इकाई। क्या होता है, मानक इकाई, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट मानक इकाई, जैसे कि बात करें तो मीटर, मीटर क्या है, मानक इकाई है। मीटर पर सेकेंड, ये भी क्या है, मीटर पर सेकेंड एक मानक इकाई का उदाहरण है। न्यूटन, ये भी क्या है, मानक इकाई का उदाहरण है। तो जिस व्यक्ति को 1 मीटर में जितना लंबाई यहाँ मिल रहा है, भारत में मिल रहा है, उस व्यक्ति को 1 मीटर उतना ही, 1 मीटर क्या होगा, दूसरे देश में भी जाएगा तो वो उतना ही मिलेगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, मानक इकाई हो जाएंगे। तो ये जो मानक इकाई और अमानक इकाई, ये जो दो जो टॉपिक है, इसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट तो नहीं है, पर एक बहुत आसान सा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है जो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। जैसे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपको दे देगा क्वेश्चन में, इनमें से कौन, या मानक अमानक दोनों यहाँ पे दे सकता है, इनमें से कौन मानक इकाई है, इनमें से कौन मानक इकाई है। और ऑप्शन इस तरह से आपके पास दे दिया, रस्सी दे दिया, कदम, और दे दिया आपके पास बीता दे दिया, और एक आपके पास दे दिया डी में मीटर। और इसमें आपसे पूछा है कि मानक इकाई कौन है। तो मानक इकाई
स्टैंडर्ड पे देखिए ये सब एग्जाम्पल आता है, मीटर, मीटर पर सेकेंड, न्यूटन और वगैरह वगैरह। तो ये तो रस्सी तो अमानक है, कदम भी अमानक है और बित्ता भी क्या अमानक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा मीटर। ये क्या है मानक इकाई है। तो यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आखिर ये जो मानक इकाई जो हम लोग बार बार लिखते हैं, ये आखिर आया कहाँ से है मानक इकाई। तो देखिए मानक इकाई जो भी इकाई होता है उत्पत्ति के आधार पर, क्या उत्पत्ति के आधार पर इकाई को मापने के चार पद्धति है। कितना पद्धति है? चार। कितना पद्धति है? चार। कितना पद्धति है? ये चार पद्धति है। पहला देखिए जो चार पद्धति है उसमें से नाम कौन कौन है। पहला होता है एफपीएस, एफपीएस सिस्टम या पद्धति। इस एफपीएस में एफ क्या है, पी क्या है और एस क्या है। तो देखिए एफ जो होता है वो होता है फुट, पी से होता है पौंड और एस से होता है सेकेंड। इसका मतलब इस एफपीएस का पूरा नाम हो गया फुट पौंड सेकेंड पद्धति। ये पहला हो गया। और अगर हम लोग बात करें दूसरा, उसके बाद आता है सीजीएस पद्धति। क्या होता है दूसरा? सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में भी फिर सी क्या है, जी क्या है, एस क्या है। तो यहाँ पर सी जो होता है वह सेंटी, जी से ग्राम और एस जो है वह सेकेंड है। सेकेंड समय का मात्रक और ये ग्राम जो है वह वजन का मात्रक और सेंटीमीटर जो है वह लंबाई का मात्रक। सीजीएस में अगर हम लोग एसआई में बात करेंगे ना तो ये बदल जाएगा, समय का वही रहेगा। तीसरा पद्धति, अगर आप तीसरा पद्धति की बात करें तो वह होता है एम के एस पद्धति। फिर एम के एस पद्धति में वही एम यहाँ पर किसके लिए आया है, के किसके लिए आया है, एस किसके लिए आया है। तो आप लोग इसका कमेंट में जवाब देंगे। यहाँ पर एम किसके लिए आया है, के किसके लिए आया है, बाकी एस तो हम लोग जानते ही हैं। और अगर चौथा यूनिट की बात करें तो वो होता है एसआई सिस्टम, मतलब एसआई पद्धति। एसआई पद्धति तो इस बार हम लोग एसआई पद्धति करते हैं। ये जो एसआई लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होगा सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल पद्धति है ना। या फिर कभी कभी आप लोग ऐसा भी सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा इंटरनेशनल डी सिस्टम, ऐसा भी मिल सकता है। ठीक है, तो हमने उसको सीधा करके लिख दिया है, कोई गड़बड़ नहीं है। इसमें अगर बात करें कि इसमें एसआई में इसमें क्या चलता है, तो इसमें जैसे सीजीएस का सी जी से ग्राम सेकंड ऐसा था, उसमें वैसा नहीं चलता है। यहाँ पर जो भी इकाई आता है, जो भी इकाई आता है वो किसके नाम पर आता है, व्यक्ति के नाम पर आता है। यानी कि जो भी पर्सन जिस चीज़ का खोज किए हैं वह उन्हीं के रिस्पेक्ट में, उन्हीं को सम्मान के स्वरूप उनके नाम पर ही रख दिया जाता है इकाई। ठीक है, जैसे कि हम लोग जो न्यूटन लिखते हैं ना बार बार, किसका इकाई है, ये बल का इकाई है। तो ये जो न्यूटन आया है यह व्यक्ति का नाम है और इसका पूरा नाम है सर, इनका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो एसआई पद्धति में व्यक्ति का नाम ही क्या बन जाता है, एसआई मात्रक बन जाता है। तो आप लोगों के लिए हमने एक दो क्वेश्चन छोड़ रखा है इसमें। पहला कि प्रकाश जो है वो भौतिक राशि है या नहीं, दूसरा ध्वनि भौतिक राशि है या नहीं, और तीसरा जो है कि आपको बताना है यहाँ पे एम क्या है और के क्या है। बाकी हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाँ यहाँ पे एम क्या है, के क्या है, और थोड़ा सा इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस और एसआई आखिर ये
विस्तार पूर्वक आया है कि बस एक ही बार सारा यूनिट आ गया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।